नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर कायदी के ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। 10 मई 2022 को कायदी निवासी यशवंत माहुले का संदिग्ध अवस्था में मिला था शव। बिलियरी एस्ट्रेशिया नामक आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित मासूम हिती के उपचार के दौरान हुआ निधन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उठाया था बच्ची के लीवर ट्रांसप्लांट का जिम्मा। शासकीय महाविद्यालय मलाजखंड के विद्यार्थियों ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी पर लगाया गलत परीक्षा परिणाम जारी करने का आरोप। शासन के द्वारा जारी किए गए आदेशों पर निजी स्कूल के संचालकों ने जताई नाराजगी। बैठक कर नियमों को शिथिल किए जाने की मांग की। जर्जर छत के नीचे पढ़ाई करने बच्चों को किया गया सेफ्ट। डाइट प्राथमिक स्कूल का मामला, अभिभावकों ने जिला प्रशासन के प्रति जताई नाराजगी। ग्रैंड बॉलीवुड नाइट के रंगारंग कार्यक्रम में बैंडमैन गुलशन ग्रोवर और इंडियन आइडल के कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। लक्की कूपन ड्रा भी निकाला गया। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने 19 वर्षीय अरमान खान पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर अमोली निवासी 19 वर्षीय अरमान खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग लड़की कक्षा 10वीं की पढ़ाई करती है, जिसकी पहचान अमोली निवासी अरमान खान से एक सप्ताह से इंस्टाग्राम से जान पहचान हुई थी और गत 8 अक्टूबर को नाबालिग लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ लालबरा मां सरस्वती महोत्सव देखने आई थी, जिसके बाद उनकी बड़ी बहन अपने मौसी के घर चले गई। तभी अमोली निवासी अरमान खान लड़की के पास आया और उसे बहला फुसला कर मोटरसाइकिल से कन्नार टोला मुर्गी फार्म के पास ले जाकर बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी नाबालिग लड़की ने चिल्लाई तो गांव के लोग आ गए और ग्रामीणजनों ने दोनों को पकड़कर घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। वहीं नाबालिग लड़की ने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी एवं 9 अक्टूबर को परिजनों के साथ थाना पहुंचकर छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने प्रार्थी नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर अमोली निवासी 19 वर्षीय अरमान खान के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 363, 354, 354 क 1 ब्रैकेट आई, पास्को एक्ट की धारा 7/8, SC/ST एक्ट की धारा 3 ब्रैकेट 1 WI के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया में परसवाड़ा थाना क्षेत्र का एक शातिर चोर एक घर में घुसकर जेवरात और नकदी रुपए की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसे ग्रामीणों ने अच्छी खासी धुलाई करते हुए रामपाली पुलिस के हवाले कर दिया। यह शातिर चोर गणेश कटरे ग्राम कुमनगांव थाना परसवाड़ा निवासी है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस शातिर चोर से क्षेत्र में हुई चोरियों के बारे में और भी खुलासा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कुमनगांव निवासी गणेश कटरे इस क्षेत्र का शातिर चोर बताया गया है, जिसके रिश्तेदार ग्राम गर्रा थाना रामपैली में है। बताया गया कि गणेश कटरे लकवाबाद की भी दवाई देता है। इन दिनों गणेश कटरे ग्राम गर्रा अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। 10 अक्टूबर को सुबह ग्राम पिपरिया निवासी कलीराम माहुले अपनी पत्नी रूपलता के साथ कृषि कार्य करने के लिए खेत चले गए थे। घर में उनके 3 व 5 साल के छोटे छोटे बच्चे थे। 1 बजे करीब जब दोनों बच्चे अपने घर में थे, तभी गणेश कटरे लकवाबाद की दवाई देने के बहाने मोटरसाइकिल से पिपरिया कलीराम माहुले के घर पहुंचा। उस समय कलीराम माहुले घर पर नहीं था। गणेश कटरे ने दोनों बच्चों से पूछा कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तब दोनों बच्चों ने बताया कि मम्मी पापा तो खेत गए हैं। जिसके बाद गणेश कटरे ने बच्चों को घर के अंदर से रखी अलमारी की चाबी कहाँ है इस बारे में पूछा, तो इस पर बच्चों ने कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद गणेश कटरे ने दोनों बच्चों को 20-20 रुपए का प्रलोभन दिया। दोनों बच्चे प्रलोभन में आ गए और उन्होंने घर में रखे अलमारी की चाबी बता दी। जिसके बाद गणेश कटरे ने चाबी से अलमारी का लॉकर खोलकर सोने के जेवरात, मंगलसूत्र का लॉकेट, नेकलेस, पायल, करधन और 10,000 रुपये जेब में रख लिए। इसी दौरान जब गणेश कटरे घर के अंदर था, तभी कलीराम माहुले अपनी पत्नी रूपलता के साथ खेत से घर पहुंच गए। देखा कि घर में कोई मेहमान है। आवाज सुनकर गणेश कटरे बाहर निकला। कलीराम माहुले ने घर के अंदर अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसे पकड़ लिया, जिसके चिल्लाने पर मोहल्ले पड़ोस के लोग भी आ गए।
पूछताछ में गणेश कटरे ने अपना नाम बताया और यह भी बताया कि वह पानी पीने के लिए अंदर गया हुआ था। घर के अंदर अलमारी खुली पड़ी थी। शक होने पर गणेश कटरे के जेब चेक करने पर उसके जेब से सोने चांदी के जेवरात और नकदी 10,000 रुपये मिले, जिसने कलीराम के घर की अलमारी से निकालकर अपनी जेब में रखे हुए थे। गाँव वालों ने गणेश कटरे की अच्छी खासी धुलाई करते हुए उसे रस्सी से बांध दिया और 100 डायल को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद गणेश कटरे को रामपाली पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिससे इस क्षेत्र में हुई अन्य चोरी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि गणेश कटरे परसवाड़ा क्षेत्र का पुराना शातिर चोर है। चोरी किया भैया मैं वहाँ से आया हूँ, दवाई देने आया था, समझन से मिलने भी आया था। है पता लग गया मंगन भाई पटले नाम का है, उनका समझी है कटरे कह के। मैंने अभी फोन लगाया, बोले उनको बुलाओ, उनको लंदी बंदी है बोलते, ये लंदी बंदी है बोले। मेरे से फोन लगाया था मैंने अरे जेठा भाई क्या लग रहा है? निकले पैसे निकले, आपने चोरी कैसे की है? निकला, अभी सारे सामान मिले। अंगूठी कहाँ तेरे पास? अंगूठी कहाँ फेंका? सुने घर में तू ताला तोड़ करके, ताला तोड़कर अलमारी का। अब वो सुने घर में जब कोई नहीं है तू पानी पीने कैसे आया? इतने सारे घर, किस्मत बहुत अच्छे थे कि वो मिले के पकड़ लिया। इसकी जानकारी प्राप्त की गई है। ये सातिर चोर है बोले, साथी चोर है, सही बात अभी है। राजेश बता रहा था, इसका बैकग्राउंड चेक किया है वहाँ का, ये सातिर चोर है। कितने की वारदात किया है? इसके सब प्रकार के शौक है, दारू गांजा सारे चीज का है। आपका नाम क्या है? गणेश कटरे। कटरे। तो आप इस घर में आए कैसे ऐसे चोरी कर रहे हैं? तो पानी अंदर कहाँ मिलता है जब दरवाजा लगा हुआ घर में था? कोई नहीं है, कोई घर का उपनगरीय बूढ़ी शिव मंदिर के पीछे सेवानिवृत्त शिक्षक ताराचंद बंसोड़ के घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने वाले नगर के 2 शातिर चोरों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों चोर राहुल पिता रमेश चहारे 19 वर्ष वार्ड नंबर 10 रजानगर बालाघाट और फैयाज पिता रियाजुद्दीन 22 वर्ष वार्ड नंबर 8 मरारी मोहल्ला बालाघाट निवासी है, जिनके पास से नगद 4600 रुपए जब्त किया गया। किंतु दोनों चोर के पास से चोरी के जेवरात बेचने के लिए वे जब गोंदिया जा रहे थे, जेवरात से भरे बैग को बस में ही वे भूल गए। कोतवाली पुलिस ने दोनों चोरों को जेवरातों के संबंध में पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड पर लिया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 27 सितंबर को रात्रि ताराचंद बंसोड़ के घर सोने चांदी की जेवरात नकदी सहित 90,000 रुपए की चोरी हो गई थी। इस मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर नगर के वार्ड नंबर 10 दर्री तालाब के पास राहुल और फैयाज को पकड़ा गया और थाने लाकर पूछताछ करने पर दोनों ने 27 सितंबर की रात्रि ताराचंद बंसोड़ के घर से नकदी जेवरात चोरी करना कबूल किया। 7,000 रुपये नकदी आपस में बांटना बताया, जिनके पास से 4600 रुपये जब्त किए गए। किंतु दोनों चोरों ने जेवरात के संबंध में पूछताछ में बताया कि 27 सितंबर की रात्रि ताराचंद बंसोड़ के घर चोरी किए गए जेवरात सोने का हार, टाप्स, कंचड़ी, सोने के 2 नग चूड़ी, सोने का लॉकेट और बैग में भर कर रखे गए थे। 3 अक्टूबर की रात्रि दोनों जेवरातों का बेचने के लिए पायल बस में बैठकर गोंदिया जा रहे थे। गोंदिया बाईपास में बस के कंडक्टर ने दोनों को उतार दिया, किंतु दोनों जेवरात से भरे बैग को बस में ही भूल गए, जिन्होंने आवाज़ भी दी किंतु बस नहीं रुकी, जिसके बाद दोनों वापस बालाघाट आ गए। कोतवाली पुलिस ने 10 अक्टूबर को राहुल सहारे और फैयाज को गिरफ्तार करके यहां के विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेवरात के संबंध में पूछताछ हेतु रिमांड पर लिया गया है। दोनों की निशानदेही पर पायल बस के कंडक्टर चालक से पूछताछ की जाएगी। आपको बताया कि राहुल सहारे और फैयाज दोनों नगर के शातिर चोर हैं, जिनके द्वारा नगर के डॉक्टर कॉलोनी में भी घर के सामने घुसकर चोरी करने का प्रयास किया गया था। करीब बीते दिनों इन चोरों ने बूढ़ी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक से बंसोड़ के घर के निशाना बनाया था। घरों में घुसकर चोरी करने का प्रयास भी किया गया। इन चोरों के विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक चोरी के अपराध दर्ज है, जिन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों से नगर के पिछले माह हुई चोरी का खुलासा होने की भी संभावना है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया के ग्रामीण जनों ने 10 अक्टूबर को तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राम बाबू देवांगन को ज्ञापन सौंपकर वन विभाग की जमीन एवं वनगंगा नदी से अवैध रूप से किए जा रहे रेत खनन व परिवहन पर रोक लगाने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी समय में कठोर कदम उठाने की भी चेतावनी शासन प्रशासन को दे दी गई। आपको बताया कि तुमड़ी टोला समनापुर में प्रशासन के द्वारा कोई रेत घाट स्वीकृत नहीं किया गया, बल्कि ददिया रेत घाट स्वीकृत है, परंतु तुमड़ी टोला के ग्रामीण जन वन विभाग एवं मनगंगा नदी से अवैध रूप से रेत घाट ठेकेदार व वन कर्मी के संरक्षण में रोजाना ही 50 से 75 ट्रैक्टरों से रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं।
ट्रैक्टरों के आने जाने के कारण वन विभाग की 500 से 1000 पेड़ों को भी नष्ट कर दिया गया, जिससे पर्यावरण को क्षति होने के साथ ही राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। ग्राम पंचायत ददिया के ग्रामीणजन सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राम बाबू देवांगन को ज्ञापन सौंपकर तुमड़ी टोला समरापुर के वन विभाग के स्थान व वैनगंगा नदी के अवैध रेत खनन किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने एवं मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उसमें शासन की मंशा अनुसार और शासन की गाइडलाइन अनुसार वो रेत घाट में स्वीकृत हुआ है और ठेकेदार के द्वारा रेत घाट स्वीकृत होने के कारण हमारे गांव के कुछ युवाओं को और ट्रैक्टर मालिकों को रोजगार मिल रहा था, किंतु वहां पर आज अवैधानिक रूप से जो तुमटोला और मगदर्रा की जो सीमा है उसमें तुमटोला के निवासी द्वारा भलते रूप में ट्रैक्टर डालकर वन विभाग की वन संपदा को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और शासन की मंशा के अनुरूप वहाँ से रेत का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो गलत है। वहीं इस विषय पर चर्चा करने पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि ददिया के ग्रामीणजनों ने ज्ञापन सौंपा है। वन विभाग की जमीन से अवैध रूप से रेत खनन कर परिवहन किया जा रहा है, जिस पर माइनिंग व वन विभाग के द्वारा कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे द्वारा उक्त विभाग को पत्र लिखकर अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने के लिए कहा जाएगा। देखिए, अब आवेदन पत्र के माध्यम से अभी ददिया के ग्रामीण सरपंच खुद भी आए हुए थे। वन क्षेत्र के अंदर जो नदी नाले हैं वहाँ से अवैध रूप से रेत निकासी हो रही है, ऐसा कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। और क्योंकि वन विभाग का मामला है तो वहाँ पर माइनिंग वाले या रेवेन्यू के अधिकारी कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जो आवेदन है वो रेंजर नाम तक हम भेज रहे हैं ताकि वो यथोचित उस पर कार्रवाई करें और राजसात करने की भी कार्रवाई करें। नगर के डाइट संस्थान में अंग्रेजी माध्यम में डाइट प्राथमिक स्कूल संचालित किया जाता है। इस स्कूल का नाम अंग्रेजी माध्यम मॉडल स्कूल तो है, लेकिन इस स्तर की व्यवस्था यहाँ नहीं है। इस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने अभिभावकों के द्वारा काफी प्रयास किए गए, जिसके चलते पढ़ाई के स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अन्य व्यवस्थाएं जो मॉडल स्कूल में होनी चाहिए वहां बिल्कुल भी नहीं है। इस स्कूल को देखने पर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डाइट स्कूल को फिर वही पुराने जर्जर भवन में सोमवार से शिफ्ट कर दिया गया, जहां दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर अभिभावक संघ के द्वारा डाइट स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा खोल दिया गया और मंगलवार से डाइट स्कूल के सामने एकत्रित होकर स्कूल का बायकॉट करने का भी निर्णय लिया गया। आपको बता कि डाइट स्कूल पुराने भवन में संचालित हो रहा था, जिसकी छत बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी है तथा बाथरूम की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिसके कारण वहां पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा लंबे समय से वहां के बाथरूम का उपयोग नहीं किया जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से बाथरूम की दयनीय स्थिति थी और गंदगी का वातावरण व्याप्त था, उसके बावजूद भी कुछ छात्र छात्राएं उस बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए विवश थे। बारिश के समय में गंदगी होने तथा कक्षाओं में पानी टपकने के कारण डाइट स्कूल की सभी कक्षाओं का संचालन डाइट परिसर में स्थित अन्य कमरों में किया जा रहा था। करीब 2 से ढाई माह तक अच्छी व्यवस्थाओं के बीच डाइट प्राथमिक स्कूल का संचालन हुआ, लेकिन डाइट प्राचार्य के द्वारा उन कमरों को खाली कराकर निर्देश दिए जाते ही सोमवार को उन कमरों को खाली कर फिर से पुराने भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। यह जानकारी जैसे ही डाइट प्राथमिक स्कूल के अभिभावकों को लगी, उनमें प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया और अभिभावकों के द्वारा डाइट स्कूल में पहुंचकर जर्जर भवन के कमरों में बच्चे को बिठा ले जाने को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की। आपको बता दें कि पुराने भवन में न ही छत की मरम्मत की गई और न ही बाथरूम का निर्माण कार्य किया गया और न ही कमरों में फिनाइल वगैरह डालकर अच्छे से साफ सफाई की गई। कमरे में झाड़ू लगाकर बच्चों को बिठा दिया गया है। अभिभावकों के द्वारा तत्काल ही पालक गणों को बुलाकर आवश्यक बैठक ली गई, जिसमें विचार विमर्श करने के पश्चात निर्णय लिया गया कि जब तक स्कूल की छत मरम्मत नहीं की जाती और बालक बालिकाओं दोनों के लिए अलग अलग बाथरूम का निर्माण कार्य नहीं किया जाता, तब तक वे व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार से विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्कूल समय में पालकगण अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन वे बच्चों को जर्जर छत के नीचे कमरों में बैठने के लिए नहीं भेजेंगे, बल्कि सामने ही डाइट परिसर में खड़े रहकर व्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रकट करेंगे। सर, एक्चुअल में ये था कि हम लोग ने स्कूल में देखा गया है कि अव्यवस्था बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसमें ये था कि बिल्डिंग की व्यवस्था बहुत गंभीर हालत में यहाँ की बिल्डिंग है। और अभी बीच में आपके अगस्त महीने में हमको सामने में डाइट स्कूल के प्रचार से 5 कमरे दिए गए थे, जहाँ पर हमने बच्चों को अभी तक पढ़ाया गया है। अभी 3 दिन पहले उनसे हमको जानकारी मिली कि बच्चों को हटा के आप अपनी पुरानी क्लासों में भेज दिए जाए। तो पुरानी क्लासों की स्थिति ऐसी कि सर जर्जर हालत में छत है, कभी भी कवलियाँ टूट के गिर सकती है, कोई भी अप्रिय घटना बच्चों के साथ हो सकती है।
इस संबंध में चर्चा करने पर डाइट प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि D8 क्लास के बच्चों की संख्या बढ़ गई है, उनके पास बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए फिर से पुराने स्थान पर छात्र छात्राओं को बिठाया जा रहा है। डाइट प्राचार्य के द्वारा हमें 2 माह का समय दिया गया था। अभी डाइट संस्थान के सामने यह समस्या आ गई कि बच्चों को लेकर कहाँ जाए। 2 माह में भी भवन का काम शुरू नहीं हो पाएगा। हमारा कहना है कि कम से कम टीन का शेड ही लगा दिया जाए। जानकारी यह मिल रही है कि मरम्मत का पैसा स्वीकृत हो गया है, बस वर्क ऑर्डर का इंतजार है। वर्क ऑर्डर मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए बच्चों को, क्यों सर? हाँ, असल में क्या D8 क्लास के बच्चों की संख्या बढ़ गई है, तो उनके पास व्यवस्था नहीं पाई, बैठने व्यवस्था नहीं पाई थी, इसलिए हमने कहा, हमने अपने 2 महीना समय दिया था, उन्होंने 2 महीने तक अपने बच्चों को बैठा लिया। मैं समस्या इस बात है कि उनके साथ समस्या कि वो अपने बच्चे लिए कहाँ जाएँ, इसीलिए हम अपनी पुरानी बिल्डिंग में चले गए। लालबर्रा रोड ग्राम कनकी के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गया। घायल व्यक्ति तेजलाल पिता भजनलाल क्षीरसागर 50 वर्ष ग्राम आगरवाड़ा थाना भरवेली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेजलाल क्षीरसागर अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं और वन विभाग में मुंशी भी है। 9 अगस्त की रात्रि को 8:30 बजे करीब तेजलाल मोटरसाइकिल से अपने घर ग्राम आगरवाड़ा से अपने समधी के घर बहरे जा रहे थे। बालाघाट से लालबर्रा रोड पर स्थित ग्राम कनकी डिस्को नगर के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक मोटरसाइकिल रोड पार कर रहे एक कुत्ते से टकराकर अनियंत्रित होकर तेजलाल की मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस दुर्घटना में तेजलाल मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गया, वहीं अन्य मोटरसाइकिल सवार वहां से भाग गया। बताया गया कि तेजलाल घायल बेहोश हो चुका था। राह चलने वालों ने घायल तेजलाल की जेब से मोबाइल निकालकर फोन किया। सूचना मिलते ही तेजलाल के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायल तेजलाल को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार विगत माह से बीएलओ के द्वारा आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे निर्देश के परिपालन में लालबर्रा विकासखंड के बीएलओ के द्वारा मतदाताओं के वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य किया जा रहा है और जिन बीएलओ ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से 100% लिंक कर लिया है, ऐसे बीएलओ का सम्मान भी किया जा रहा है। 10 अक्टूबर को तहसील कार्यालय में सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर वोटर आईडी को आधार कार्ड से 100% लिंक करने वाले 10 बीएलओ व तहसीलदार राम बापू देवांगन के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उनकी सराहना भी की गई। भारत सरकार के द्वारा आधार कार्ड को मतदाता सूची से लिंक करने के आधार पर हमने 100% काम किया और हमारे साथियों ने भी किया और मैं 30 सितंबर 2022 को अपने सहायक शिक्षक पद से रिटायर हुआ, सेवानिवृत्त हुआ और मैंने निर्वाचन इस कार्य को बखूबी पूरे तन मन धन से पूर्ण किया और सभी निर्वाचन शाखा के कर्मचारियों को मुझे सहयोग उनका मिला। देखिए, भारत सरकार निर्वाचन आयोग का एक विशेष अभियान चल रहा है जिसमें आधार कार्ड को हमारे वोटर आईडी से जोड़ा जा रहा है और लालबर्रा क्षेत्र में बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सभी पटवारी जो हमारे बीएलओ साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है। आज की डेट पर लालबर्रा जो ब्लॉक तहसील है इसमें 90% आधार को हम वोटर आईडी से लिंक कर चुके हैं और आज हमारे 8-10 जो हमारे बीएलओ साथी हैं जिन्होंने आधार को 100% लिंक करने का काम किया है। उस संबंध भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी हमारे जिन्होंने 100% आधार लिंकिंग की है ऐसे सभी बीएलओ साथियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के पोर्टल में प्रदर्शित हो रहे परीक्षा परिणामों में लगातार देखी जा रही अनियमितता का त्वरित निराकरण किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को डॉक्टर सुधांशु नेताम शासकीय महाविद्यालय मलाजखंड के विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा मचाते हुए कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में विद्यार्थियों ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग पर गलत परीक्षा परिणाम जारी करने और जारी किए गए परीक्षा परिणाम में लगातार परिवर्तन किए जाने का आरोप लगाते हुए इसका समाधान किए जाने की मांग की। ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने बताया कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के पोर्टल में परीक्षा परिणाम नहीं दिख रहा है। जब भी दिखता है बार बार परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जा रहा है। किसी विद्यार्थी को कभी पास तो कभी फेल दिखाया जा रहा है तो कभी उसी बच्चे को पूरक दिखाया जा रहा है। वहीं सीसी के अंक भी लगातार परिवर्तित किए जा रहे हैं। वहीं कुछ छात्रों को तो बहुत ही कम अंक दिए गए तो कई छात्रों को 1 अंक भी नहीं मिला। इसके अलावा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा सभी बच्चों को परीक्षा परिणाम घोषित भी नहीं किया गया है। कुछ बच्चों का परीक्षा परिणाम आया है तो कुछ बच्चों का परीक्षा परिणाम अब तक नहीं आया। जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें किसी को पास तो किसी को फेल कर दिया गया है। यहाँ से लेना है सर, वो विद्यालय का भी आएगा।
जी ये पूरे जिले भर 4 जिले हैं, चारों जिले के सभी कॉलेज की समस्या है। सभी कॉलेज हुआ है और वहाँ से लफड़ा हुआ है। किसी एक कॉलेज की समस्या नहीं है, हर कॉलेज में ये प्रॉब्लम है। हर कॉलेज में, बैहर में भी वही स्थिति है, परसवाड़ा, बालाघाट, जितने भी कॉलेज हैं, चाहे बैतूल जिला का ले लो, सिवनी का ले लो, छिंदवाड़ा का ले लो, कहीं का ले लो, सब जगह। हमारी जो मतलब यूनिवर्सिटी है वो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसका रिजल्ट अभी मतलब घोषित किया गया है। इसमें से केवल आधे बच्चों का रिजल्ट मतलब घोषित किया गया है, आधों का अभी भी नॉट फाउंड दिखा रहा है। 1 महीना हो चुका है रिजल्ट आए हुए, और रिजल्ट जिसके मतलब आया भी हुआ है ना, उसे मतलब संतोषजनक परिणाम नहीं है। 0 नंबर तक मिला गया है, मतलब दिया गया है हर विषय पर। और कुछ छात्रों को तो पहले मतलब पास कर दिया गया, फिर बाद में सप्लीमेंट्री दी गई। कॉलेज प्रबंधन का इसके बारे में क्या कहना है? वो केवल हमें आवेदन मांगते हैं और बोलते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो काम है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी करेगी। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो छात्र फेल हो चुके हैं उनके मतलब कॉपी का फिर से पुनः मूल्यांकन किया जाए, और जो इनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत लालपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री डोमन सिंह नकपुरे की पत्नी की 13वीं के कार्यक्रम के बाद पारिवारिक कार्यक्रम में खाना खाने से मना करने पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें घायल 2 लोगों का गोंदिया महाराष्ट्र में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व कैबिनेट मंत्री डोमन सिंह नकपुरे के घर में परिवार का खाना था, जहां पर चित्रसेन नकपुरे खाना खाने के लिए गए थे। जहां पर कुछ लोग खाना खा रहे थे, जिन्हें देखकर चित्रसेन नकपुरे के द्वारा कहा गया कि मैं बाद में खाना खा लूंगा, इनके साथ बैठकर खाना नहीं खाता। यह बोलकर वह बाहर निकल गए। तभी उक्त स्थान पर खाना खा रहे कुछ लोग आक्रोशित होकर बाहर आए और चित्रसेन नकपुरे के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसे देखकर चित्रसेन का भाई जो घर पर था केसराज वह बाहर आया और विवाद को रोकने के लिए कहा, जिस पर उक्त लोगों के द्वारा उस पर भी प्राणघातक हमला प्रारंभ कर दिया गया, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा आकर दोनों को शांत कराया गया और घायल चित्रसेन नकपुरे, केसराज नकपुरे दोनों निवासी लालपुर को वाराणसी के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा दोनों का प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया, जिस पर परिवार के लोगों के द्वारा गोंदिया महाराष्ट्र के निजी अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार करवाया जा रहा है। पद्मज 24/7 से चर्चा में योगेश्वरी नकपुरे ने बताया कि उनके पति कैबिनेट मंत्री डोमन सिंह नकपुरे के निवास पर खाना खाने के लिए गए थे, जहां पर कुछ लोग पहले से ही खाना खा रहे थे, तो इनके साथ खाना नहीं खाता, थोड़ी देर बाद खा लूंगा कहकर उनके पति वापस आ रहे थे। तभी सुरेश बनोटे, रिक्की, रवि व उनके परिवार के अन्य लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया। श्रीमती नकपुरे ने बताया कि इस दौरान आवाज़ सुनकर उनके पति के भाई भी बाहर आए और अपने भाई के साथ झगड़ा होता देख उन्हें रोकने गए, तो उन पर भी उक्त लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। हम खाना खाने गए थे मंत्री साहब के यहाँ, हम सादा खाना खा रहे थे उधर। कौन से मंत्री? डोमन सिंह नकपुरे। और है तो हमारा देवर उधर जा रहे थे, तो वो लोग बैठे दिखे, सूरज बनोटे, तो वो फिर वापिस आ गए और घर जाने बैठ गए कि अभी मैं नहीं खाता कह के। वो लोग आए और उनको मारने बैठ गए। कौन कौन मार रहे थे? सूरज बनोटे, रवि लिल्लारे, सरिता लिल्लारे, रिकी लिल्लारे और दीपमाला लिल्लारे और रानी का सरनेम क्या है तो पता नहीं। रानी थी, उनके सरनेम पता नहीं। और कितने लोग रहे होंगे? 4-5। वहीं दूरभाष पर थाना प्रभारी ने बताया कि लालपुर में हुई मारपीट में कुछ लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है और घायलों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें और भी धाराएं बढ़ सकती है। नगर पालिका में शपथ ग्रहण समारोह के लगभग 2 माह बाद 10 अक्टूबर सोमवार को पहली बार नगर पालिका सभागृह में नगर परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में नगर विकास को लेकर 76 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें ज्यादातर प्रस्ताव सड़क, नाली, सौंदर्यीकरण सहित अन्य निर्माण कार्यों के थे, जिसके चलते उन सभी प्रस्तावों पर निर्विरोध सभी ने अपनी सहमति दी। लेकिन परिषद में रखे गए इन प्रस्तावों में नल जल आवर्धन योजना और स्वच्छता का एक भी प्रस्ताव नहीं रखा गया था, जिस पर नेता प्रतिपक्ष कारू लिल्लारे सहित अन्य पार्षदों ने ऐतराज जताते हुए अति महत्वपूर्ण विषय को एजेंडों में शामिल न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिन्होंने स्वच्छता, साफ सफाई और नल जल आवर्जन योजना को लेकर परिषद को कई सुझाव भी दिए। वहीं उन्होंने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी एजेंडों में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकार्पण के बाद
आज भी यह योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी। वहीं उन्होंने मेहरा तालाब के सौंदर्यीकरण की निविदा को वापस बुलाए जाने पर तीखी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। परिषद की बैठक की शुरुआत पार्षदों के अभिवादन से की गई। वहीं आयोजित बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, विधायक प्रतिनिधि सुजीत सिंह ठाकुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी देवेंद्र मस्कोले, वार्ड क्रमांक 9 की महिला पार्षद को छोड़कर शेष सभी पार्षद, समस्त विभागों के सभापति, विभाग प्रमुख, नगरपालिका के अन्य कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सोमवार को आयोजित परिषद की इस पहली बैठक में 76 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें सकारात्मक चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। लेकिन सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक सिग्नल्स के प्रस्ताव पर विपक्ष और सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना था कि जब यह काम पुलिस का है तो नगर पालिका पर इसका आर्थिक भार क्यों लादा जा रहा है। वहीं ट्रैफिक सिग्नल को लेकर सत्ता पक्ष के पार्षद ने कहा कि पूर्व में लगे 2 ट्रैफिक सिग्नल को पहले प्रारंभ किया जाए और वैसे ही शहर में इसका पालन कम ही होता है। वहीं मेहरा तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य की निविदा को वापस बुलाए जाने पर भी आपत्ति दर्ज की गई। हनुमान चौक में वर्षों से देखी जा रही जल जमाव की समस्या का अब तक निदान नहीं हो पाया, जिसके चलते इसके पूर्व में आयोजित विभिन्न परिषद की बैठक की तरह इस परिषद में भी हनुमान चौक जल भराव का मुद्दा छाया रहा, जहां सत्ता पक्ष के पार्षदों ने ही पुनः इतिहास दोहराए जाने की बात कही। आयोजित परिषद के दौरान सत्ता पक्ष के वरिष्ठ पार्षद गिरीश कुमार कावड़े ने कहा कि इतिहास दोहरा रहा है। वर्ष 2022 में भी परिषद की बैठक में हनुमान चौक के जल भराव का मामला सामने आया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे जल भराव हनुमान चौक से बढ़कर आजाद चौक तक आ गया है और ऐसे ही उसे नज़रअंदाज किया गया तो वह अम्बेडकर चौक तक आ सकता है। यदि हम इसका निराकरण कर देंगे तो कार्यकाल नगर के इतिहास में याद रखा जाएगा। आज नगर पालिका परिषद की पहली बैठक थी। इसमें 76 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और लगभग सकारात्मक चर्चा हुई है। कुछ मुद्दों पर हमने अच्छी तार्किक बहस की है और उस पर समझो कि नगर विकास का मुद्दा है। कुछ मामले तो हमारे नगर पालिका संबंधित नहीं थे और मांग की गई है और हमने भी माननीय अध्यक्ष जी का और पूरे परिषद का सहयोग ही किया है। जल आवर्धन योजना को लेकर आपका काफ़ी आरोप है, क्या जल आवर्धन योजना जैसी गंभीर मतलब पीने के पानी जैसी गंभीर समस्या को इस परिषद में शामिल नहीं किया गया। ये बहुत दुख का विषय है कि हमने इसके परिषद की मीटिंग होने के 15 दिन पहले माननीय अध्यक्ष जी को एक लिखित आवेदन दिया था। उसके बावजूद सफाई व्यवस्था पर और पीने के पानी पर इस परिषद में शामिल नहीं किया गया था प्रस्ताव में। इस पर हमने चर्चा की है और इस पर कल से काम चालू होने वाला है, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया। एक तालाब के निर्माण को लेकर आपने आपत्ति जताई कि प्रस्ताव आया था तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए। उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए एनजीडी का आदेश है, एनजीडी, और उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके रख रखाव के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। वो निविदा निरस्त की जा रही है। मैं ये चाहता हूँ और हमारे लोग चाहते हैं कि ये बालाघाट की बहुत जटिल समस्या है, इसका निदान होना चाहिए और इसका निदान होने से परिषद अमर हो जाएगा। परिषद का नाम हमेशा याद रखेंगे। आपने बोला कि इतिहास दोहराया जा रहा है, क्यों इतिहास दोहराया जा रहा है? इतिहास दोहराता है माने ये 2009 में यही इसी एजेंडे में यही समस्या आया था। उस टाइम पानी केवल हनुमान चौक में भरता था, आज वही पानी आज़ाद चौक तक आ गया, कल अम्बेडकर चौक तक जाएगा। इस बीमारी को खत्म करने के लिए इस पर हर दिन बात होना चाहिए और ये समस्या बहुत जटिल है। आज परिषद की प्रथम बैठक में बालाघाट नगर विकास के लिए हमने जो प्रस्ताव रखे उनमें विचार किया गया, स्वीकृति मिल गई है और कुछ प्रस्तावों में हमने विचार विमर्श किया, उनके सुझाव भी लिए पार्षदों से। जैसे मुख्य मैं बिंदुओं पर बात करूँगी, जैसे सबसे प्रथम है कि एक लंबे समय से हम गौशाला की मांग कर रहे थे। जैसे हम मवेशियों को पकड़ तो लेते हैं लेकिन उनको बालाघाट में रखने की समस्या होती है, इस कारण हम उन्हें जनरली वारस भिजवा देते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव हमारा आज यहाँ हमने अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा दिया है और जल्द ही मुझे विश्वास है कि गौशाला का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो लंबे समय से स्विमिंग पूल की भी मांग चल रही थी, वो भी प्रस्ताव आज हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया है और जल्द ही हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इसकी राशि स्वीकृत हो जाएगी और इसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो बालाघाट शहर में गंभीर समस्या के रूप में उभर के आ रही है वो है सुअर और कुत्ते, जो आवारा पशु घूमते हैं, उससे जो जनसाधारण को नुकसान हो रहा है। इसके लिए भी नगर पालिका के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी और मैं
बोलना चाहती हूँ कि सुअर पालक और गाय भी जो मवेशी पालते हैं, क्योंकि अभी हमने लगभग 40 की संख्या में गायों को पकड़ा है और 12 भेजा है, क्योंकि हमारे पास रखने की समस्या है। तो ऐसे पशुपालकों को भी कड़ा निर्देश दिया जा रहा है कि वो इसमें एक्शन लें और अपने पशुओं को अपनी सीमा के अंदर ही पालें, अन्यथा इनके लिए कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और इसके अलावा जो जल भराव की समस्या, जो कि एक लंबे समय से बालाघाट की समस्या के रूप में उभर के आई है, जिसमें निचले स्तर के क्षेत्र के जो वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 29, हनुमान चौक, तो इसमें जो जल भराव की समस्या है। मॉयल नगरी भरबेली निवासी संजय चौकसे की 11 माह की पुत्री हिती चौकसे के इलाज के लिए माता पिता ही नहीं, जिला प्रशासन और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी प्रयास किया गया, लेकिन मासूम हिती चौकसे ने सबका साथ छोड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कर दिया। हिती के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भोपाल के हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाया और सोमवार की शाम 5:30 बजे मासूम हिती चौकसे का दुखद निधन हो गया। आपको बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा ऑपरेशन का पूरा खर्च संभाला जा रहा था। यही नहीं, बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा भी अपने 1 माह की तनख्वाह बच्ची के ऑपरेशन के लिए दे दी गई थी। बच्ची के निधन की जानकारी लगते ही जिले वासियों में शोक व्याप्त हो गया है, क्योंकि इस बच्ची की बीमारी के बारे में जिसको भी जानकारी लगी, सभी लोगों के द्वारा बच्ची हिती चौकसे के ठीक होने की कामना की जा रही थी। आपको बताया कि भरवेली निवासी संजय चौकसे की पुत्री हिती बिलियरी एस्ट्रेसिया नामक अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित थी। रायपुर के एक हॉस्पिटल के द्वारा हिती के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लाखों रुपए का एस्टीमेट दिया गया था। माता पिता बहुत गरीब होने के चलते इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करने परेशान थे। अंत में परिजन पद्मेश 24/7 के कार्यालय पहुंचे थे और अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, जिसे पद्मेश 24/7 के द्वारा पिता की फरियाद को प्रमुखता के साथ शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया गया था। यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बालाघाट आगमन के दौरान हिती के इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार के माध्यम से उठाने का जिम्मा लिया गया था। बच्ची हिती को विगत 8 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के माध्यम से लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भोपाल भिजवाया गया था। बिना किसी सूचना एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लांजी के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री मिलन तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा में रखा गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री मिलन तिवारी के अनुपस्थित रहने से शासन की महत्वपूर्ण योजना एवं कार्यक्रमों के प्रति उनकी उदासीनता व लापरवाही परिलक्षित भी हो रही थी, जिसके कारण उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा के द्वारा 10 अक्टूबर को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में प्राप्त विभागीय योजनाओं के आवेदन और उनके निराकरण तथा धान उपार्जन के लिए किसानों को पंजीयन की समीक्षा की जा रही थी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मिलन तिवारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। उनसे दूरभाष पर संपर्क किए जाने पर भी उनसे संपर्क नहीं हो सका। इस कारण लांजी क्षेत्र में हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची वितरण एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति एवं किसान पंजीयन की समीक्षा नहीं हो पाई। इस पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने सख्त रुख अपनाते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई।